बारिश में तीन बहुओं की रसोई में चटपटे कढ़ी चावल। हे भगवान, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। इस बारिश ने तो गरीबों का जीना हराम कर रखा है। ये छत पूरे दिन से टप टप कर रही है। पायल बहू, चूल्हे के बराबर में भी एक बाल्टी रख देना और जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ भी रख देना। जोरों से बारिश हो रही होती है। सोमवती का पूरा परिवार गरीबी से गुजर रहा होता है। तीनों बहुएं बारिश से परेशान होती हैं। वहीं घर के दो बड़े बेटे ऑटो चलाते हैं तो सबसे छोटा बेटा लस्सी डिलीवरी करता है। माँ जी, अभी रख देती हूँ। और घर में कहाँ कहाँ रखूँ? पूरे घर में तो बारिश की वजह से पानी हो रखा है। पूरी छत से जैसे पानी टपक रहा हो। दीदी, तीनों भाई भी काम से आने वाले होंगे। मैं जब तक चूल्हा जलाती हूँ, आप जरा देख लो कि घर में कुछ राशन है या नहीं। दीदी, मैं देख रही हूँ। वैसे भी घर में तो सिर्फ आटा और 4 आलू ही हैं। इतने बड़े परिवार के लिए 4 आलू में सब्जी कैसे बनेगी? बच्चे फिर गुस्सा करेंगे कि हमें नहीं खाना। तभी शालू कहती है, अब कर भी क्या सकते हैं। भूखे पेट बच्चे से भी तो नहीं रहा जाएगा। घर में जो है वही बनाना होगा। कहाँ से बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। ऐसा बोलकर वो सब्जियां काट कर चूल्हे पर चढ़ाती है और खाना बनाने लगती है। तभी सुरेश, हे भगवान, ऊपर से गरीबी और मेरी बीमारी। अरे मेरे तीनों बेटे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। आखिर आप भी हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तभी तीनों बेटे बारिश में भीगकर काम से घर आ जाते हैं। आज तो बारिश की वजह से कोई सवारी भी नहीं मिली। इस बारिश ने तो बड़ा जीना हराम कर रखा है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे तो बारिश में साइकिल पर घर घर लस्सी लेकर जानी होती है। सड़कों पर पानी जमा हुआ है। बड़ी दिक्कतों का सामना करके गली मोहल्ले में लस्सी पहुंचानी पड़ती है। मेरे भाई, अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस बारिश में तो अमीरों के ही मजे हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, कढ़ी चावल, तरह तरह के पकौड़े। उन्हें किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। और एक हम गरीब हैं जो हर छोटी छोटी चीज के लिए तरस रहे हैं। वहीं बैठी पायल, जी आप इस तरह की बातें मत करिए। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। भगवान पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। लीजिए, खाना तो बन चुका है। चिंटू खाना देखकर नाराज हो जाता है। मम्मी, मुझे नहीं खाना। आपने आज फिर आलू का पानी बना दिया है। कभी तो घर में कुछ अच्छा बना दिया करो। पता है मम्मी, मेरा दोस्त गोलू आज टिफिन में कढ़ी चावल लेकर आया था। जैसे ही उसने अपना टिफिन खोला, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे थोड़ी सी कढ़ी चावल दे दे, लेकिन गोलू ने मुझे जरा भी कढ़ी चावल नहीं दिए। मैंने तो उसे बोल दिया कि मैं भी अपने टिफिन में कढ़ी चावल लेकर आऊंगा और फिर मैं भी उसे नहीं दूंगा। बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें इस तरह किसी से खाना मांगकर नहीं खाना चाहिए। ये अच्छे बच्चों की आदत नहीं हो। और तुम्हें तो घर के सारे हालात भी पता है। बेटा, जैसे भी हैं, हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करके खुश रहना चाहिए। नहीं मम्मी, आप मुझे हमेशा यही बोलती हो, मुझे कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं देती हो। हे भगवान, मैं कितना बेबस और लाचार बाप हूँ। अपने बेटे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही सभी दुखी मन से रूखा सूखा खाना खाते हैं। रात भर छत से पानी टपकता रहता है जिससे पूरा परिवार परेशान रहता है। अगली सुबह, सोनी, आज हमारा टिफिन थोड़ा जल्दी बना देना। मौसम देखो अभी से खराब हो रहा है। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो ऑटो मालिक काम से निकाल देगा। जी बस थोड़ी देर और रुकिए। आटा तो मैंने गूंथ दिया है। मैं और शालू मिलकर अभी चूल्हे पर जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। दोनों छोटी बहू चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर पायल आवाज लगाते हुए, चिंटू बेटा, जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? मम्मी, आज आपने कढ़ी चावल बनाए हैं ना? मैंने मेरे दोस्त गोलू को बोला था कि आज मैं टिफिन में लेकर आऊंगा। चिंटू, तुझे समझ नहीं आता क्या बेटा? हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुझे कढ़ी चावल बना कर खिला दे। घर में जो खाना बन रहा है चुपचाप वही खा लो। सब लोग वही खाते हैं। चिंटू जोर जोर से रोते हुए आंगन में आ जाता है। उसके पीछे पीछे पायल भी बाहर आती है। अंदर चल, चुपचाप। जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जा, लेट हो रहा है। नहीं मम्मी, मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब आप मुझे कढ़ी चावल खाने के लिए दोगी। वाह, कढ़ी चावल का क्या स्वाद है। ऐसा सुहाना मौसम और सुबह सुबह कढ़ी चावल, मेरा तो जी ही खुश हो गया। सरोज ताना मारते हुए पायल और उसके परिवार की तरफ देखने लगती है। इन गरीब लोगों को क्या पता कि कढ़ी चावल का स्वाद कैसा होता है। ये तो हमेशा रूखी सूखी रोटी खाकर ही खुश रह जाते हैं। आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए। हम रूखी सूखी रोटी खाएं या कुछ भी खाएं, आपके घर मांगने तो नहीं आते। जितना मिलता है खुशी से खा लेते हैं। इतना कहकर पायल अंदर चली जाती है। उधर तीनों भाई अपने अपने काम पर और चिंटू स्कूल के लिए निकल जाता है। दोपहर का वक्त होता है। तीनों बहुएं घर का काम कर रही होती हैं।
दीदी देखिए ना, हमारे घर में किस चीज के बीज पड़े हुए हैं। अरे ये तो मिर्च, गवार, तोरी और गोभी के बीज है। इनको बाहर आंगन में बो देते हैं, बारिश का मौसम है, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। तीनों बहुएं बाहर आंगन में जाकर खुदाई करने लगती हैं और सारी सब्जियों के बीज वही बो देती हैं। वहीं दूसरी ओर सोनू और मंजुला सब ड्राइवरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे भाई, आज तो मेरे टिफिन से बड़ी अच्छी महक आ रही है। लगता है मेरी धर्मपत्नी ने मेरी फेवरेट चीज कढ़ी चावल बनाए हैं। अरे सच में भाई, मेरी पत्नी लाजवाब कढ़ी चावल बनाती है। और भाई सोनू, तुम क्या लेकर आए हो? अरे कुछ नहीं भाई, बस हम तो नमक की रोटी और अचार ही लेकर आए हैं। हमारी किस्मत में तो यही सब खाने को लिखा हुआ है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अरे तो क्या हुआ? अरे तुम मेरी पत्नी के हाथ की कढ़ी खाकर देखो। ड्राइवर थोड़े से कढ़ी चावल दोनों भाइयों को खाने के लिए देता है। भैया, हमारे भी वो दिन कब आएंगे जब हम भी अपने टिफिन में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। आज देखो, इतने दिनों बाद कढ़ी चावल खाकर मुंह का स्वाद ही बदल गया। भाई, आपका धन्यवाद, लेकिन हमें तो अब इस तरह का खाना खाने की आदत हो गई है। ऐसी कुछ देर बातें करते हैं, तभी वहां प्रीतम आता है। अरे भाई, अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? अरे जल्दी से काम पर लगो। हाँ, बारिश का मौसम हो रहा है और दिन भर तुम काम चोरी करते हो। जी मालिक, बस जा ही रहे हैं, हमारा खाना भी हो गया है। दोनों भाई सभी ड्राइवरों से उठकर अपनी अपनी ऑटो चलाने लगते हैं। रास्ते में जोरों की बारिश आती है और एक बड़े गड्ढे में सोनू और मंजुला की ऑटो पानी में फंस जाती है। अरे भैया, क्या हुआ? ऑटो क्यों नहीं चला रहे हो आप? बहन जी, लगता है ऑटो खराब हो गया है, आपको बारिश में पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इतनी दूर पैदल जाऊंगी और तुम्हें किराया तक नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर सवारी बिना पैसे दिए वहां से चली जाती है। दोनों भाई बारिश में भीगते हुए ऑटो को प्रीतम के यहाँ लेकर आते हैं। लगता है आज फिर तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ कर दी। अरे कौन सा नई आफत लेकर आए हो? मालिक, हमने कुछ नहीं किया, हम तो हर रोज की तरह ऑटो चला रहे थे। एक बड़े गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था, उसमें जाने से ऑटो खराब हो गया और सवारी ने पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, तुमने मेरा इतना भारी नुकसान कर दिया और ऊपर से सवारी ने पैसे भी नहीं दिए। अब मैं तुम दोनों को पूरे 1 महीने की सैलरी नहीं दूंगा। आज सोच रखा था कि सैलरी दूंगा, लेकिन अब नहीं दूंगा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। प्रीतम की आवाज सुनकर मंजुला विनती करते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? घर में राशन भी नहीं है, ऊपर से पिताजी की दवाई का खर्चा है और बारिश में छत भी बहुत बुरी तरह टपक रही है। ऐसा मत कीजिए, ये तो हमारे ऊपर जुल्म होगा। ये सारी बातें मुझे मत बताओ, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। न जाने कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। दोनों भाई रोते हुए बारिश में घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी उनकी नजर बारिश में खड़ी कड़ी चावल के ठेले वाले पर जाती है, जिसके पास बहुत भीड़ लगी होती है। भैया देखो तो, कड़ी चावल देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इस कड़ी चावल वाले की कितनी अच्छी किस्मत है, हर रोज अच्छी खासी कमाई करता है। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कड़ी चावल खाने का। हाँ भाई, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आज तो पिताजी की दवाइयाँ भी लेकर जानी थी, मैं किस मुंह से घर जाऊंगा। दोनों भाई उदास मन से घर आ जाते हैं। शाम का वक्त होता है। बेटा, मिली तुम्हारी सैलरी। आज तो तुम सैलरी लेकर आने वाले थे। देखो तुम्हारे पिताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन कितनी खराब होती जा रही है। घर में राशन भी नहीं है। चिंटू भी हर रोज खाने में नाक चढ़ाता है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। जब उसे कुछ अच्छा खाने को मिलता ही नहीं है तो बच्चे तो कभी ना कभी कुछ अच्छा खाने की जिद करेंगे ही। आप दोनों भाई पहले अपने कपड़े बदल लीजिए, वरना सर्दी लग जाएगी, फिर दवाई का खर्च और बढ़ जाएगा। पहले ही परमात्मा ने इतनी मुसीबतें दे रखी हैं। तभी पारस बारिश में भीगता हुआ घर आता है। हे भगवान, ये बारिश इस बार क्या करके छोड़ेगी? अजी सुनते हो, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, खाना हमने बना दिया, सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तीनों भाई कपड़े बदलकर बाहर आ जाते हैं। तीनों बहुएं सबके लिए खाना लगा देती हैं। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे मुझसे तो भाई ये चारों रोटियां भी नहीं खाई जा रही हैं। जबड़े में बहुत दर्द हो रहा है। पायल बहू, जरा देख तो, घर में लौंग रखी हो तो तेरे पिताजी को दे दे, इनके जबड़े में दर्द हो रहा है, थोड़ी राहत मिलेगी। पायल रसोई में जाकर लौंग ढूंढती है। माँ जी, हमारे यहाँ तो लौंग है ही नहीं, आप रुकिए, मैं अभी पड़ोसन सरोज के यहाँ से लेकर आती हूँ। दीदी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, बारिश हो रही है। दोनों सरोज के घर पहुँच जाती हैं। तभी सरोज, आओ आओ, आज कैसे आना हो गया? उस दिन तो बड़े गुमान में बोल रही थी कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आज किसी ना किसी काम से ही आई होगी। आंटी जी, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमें ना चाहते हुए भी आपके सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी लौंग दे दीजिए। मेरे ससुर जी के जबड़े में बहुत दर्द हो रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं।
कि डॉक्टर के यहाँ से दवाई ला सके। देख, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने में थोड़ा सुधार तो लेकर आना ही चाहिए। तुम गरीब हो, इसमें हमारी क्या गलती है। सरोज लौंग दे देती है। दोनों बहुएं लौंग लेकर घर आती हैं। सुरेश अपने जबड़े में लौंग रख लेते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। सभी लोग साथ बैठे होते हैं। सोनू भैया, क्या हुआ? आप आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, किसी ने सच ही कहा है कि गरीब की हालत देखने वाला तक नहीं होता। आज मन में बस यही चल रहा है कि आगे का गुजारा कैसे होगा। मेरी और मंजुला दोनों की नौकरी चली गई। ऊपर से ऑटो मालिक ने हमारी पूरी 1 महीने की सैलरी भी नहीं दी और ऑटो खराब होने का इल्जाम भी हमारे ऊपर लगा दिया। घर का गुजारा कैसे होगा? आखिर तुम अकेले ये सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालोगे? हम तीनों एक साथ काम करते थे, तब भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। बस अब तो हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, नहीं तो हमें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होगा। भैया आप ऐसे मत बोलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों को जल्दी कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा। और जब तक घर का खर्च संभालने के लिए मैं तो अपना लस्सी का काम करता ही हूं ना। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का वक्त होता है। बहू, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ खाने को बना दो जिससे मुझे थोड़ी राहत मिले। एक तो गरीबी, ऊपर से ये भूख, न जाने कब दूर होगी। पायल रसोई में जाती है। आज तो घर में सिर्फ आटा और नमक है। नमक की रोटियां इन्हें कैसे बना कर दूं? बुढ़ापे में पिताजी के जबड़े में भी दर्द रहता है। दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? घर में जो चीज है उसी से कुछ ना कुछ बनाना होगा। ना जाने ये गरीबी कब दूर होगी। तभी पारस हाथ में लस्सी का डब्बा लेकर घर आता है। अजी, आज ये क्या लेकर आए हैं? लगता है लस्सी लेकर आए हो। सही है, आज हमारे घर में कुछ तो अच्छा होगा। इसमें मिर्च डालकर हम रोटी खा लेंगे। बहुत दिनों बाद तीनों बहुएं चूल्हा जलाकर नमक की रोटियां और लस्सी का रायता बना देती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पड़ोसन ममता वहां आती है। अरे आप सब लोग तो खाना खा रहे हो, लीजिए मैं तो आप सबके लिए कड़ी चावल लेकर आई थी। आज हमारे घर में ज्यादा लस्सी रह गई थी, जिस कारण ज्यादा कड़ी बन गई। मैंने सोचा आप लोगों को दे आऊं। बहन जी, आपका दिल से धन्यवाद। सच में आप हमारा दुख दर्द कितने अच्छे से समझती हैं। बड़े दिन हो गए थे, कुछ अच्छा खाने को नसीब नहीं हुआ था। अरे एक पड़ोसी तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है बहन जी, इसमें दुख दर्द समझने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादा बन गई थी, इसीलिए आप लोगों के लिए ले आई। चलिए अब मैं चलती हूँ, बारिश बहुत जोर से हो रही है। ममता बारिश में चली जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर कढ़ी चावल खाता है। देखो मम्मी, कढ़ी चावल खाकर आज तो मुझे बहुत मजा आ गया। आप भी हमारे घर में बनाया करो ना। अब तो हमेशा रुकी चुकी रोटी बना देती हो। बेटा, कढ़ी चावल बनाने में खर्चा लगता है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। बहू, आज लस्सी का रायता भी सच में बहुत अच्छा लगा। तभी अचानक सोनी के मन में एक विचार आता है। माँ जी, कढ़ी चावल तो हम भी बना सकते हैं। लस्सी तो पारस भैया लेकर ही आते हैं। बस हमारे पास बेसन, तेल और खड़े मसाले होते तो हमारे घर में भी अच्छा खाना बन सकता था। सोनी, घर में कढ़ी चावल तभी बन सकते हैं जब हमारे पास 2 पैसे होंगे, और तुम्हें तो घर की सारी हालत पता ही है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। दीदी, लगता है बारिश बंद होगी, मैं सब्जियां देख कर आती हूँ। तीनों बहुएं जाकर बाहर सब्जियां देखने लगती हैं। अरे वाह, हमारी तो मेहनत रंग लाई। दीदी देखो तो, हरा धनिया और गोभी कितनी अच्छी हो रही है, और हरी मिर्च भी। बाबा परमात्मा ने कुछ तो रहम किया हमारे ऊपर। इस बारिश का कुछ तो लाभ हुआ। तभी घर के अंदर से सोनू बाहर आता है। अरे वाह, तुम तीनों की तो मेहनत सच में रंग लाई। लेकिन हम दोनों भाई ऐसे ही कब तक घर पर बैठे रहेंगे? आखिर घर के इतने खर्च हैं, बाबूजी की दवाई भी खत्म हो चुकी है, और इस बार चिंटू की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? अजी, आप परेशान मत हो जाइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम कोई ना कोई काम जरूर ढूंढेंगे। आप भी कुछ काम देख लेना, अगर मिल जाए तो। तीनों बहुएं मार्केट जाती हैं। भैया, क्या हम आपके यहाँ साफ सफाई का काम कर सकते हैं? बहन जी, अभी तो मैंने साफ सफाई के लिए एक नया लड़का रखा है, आप कहीं और जाकर देख लीजिए। तीनों बहुएं दुकान से बाहर निकल जाती हैं। दीदी, हमें तो कितनी देर हो गई मार्केट में घूमते हुए, कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो भूख भी लग गई है। दीदी, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? दीदी, ये सब तो कढ़ी चावल वाले के ढाबे पर जा रहे हैं। सच में बारिश के मौसम में कढ़ी चावल, भुट्टे, पकौड़ों वालों की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। और कढ़ी चावल वाले की तो देखो, कम खर्च में ही कितनी अच्छी कमाई हो जाती है। काश हम भी कुछ ऐसा जुगाड़ कर पाते। छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो हमारे पास नहीं है। चलो, इतनी दूर आए ही हैं तो पास में मंदिर है, क्यों ना वहाँ माथा टेक कर चले। ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, सारे भीग चुके हैं। मंदिर में भंडारा चल रहा होता है।
अरे बेटा तुम भी प्रसाद ग्रहण करो, आज कड़ी चावल का भंडारा चल रहा है। तीनों बहुएं भंडारे में कड़ी चावल खाती हैं और घर के लिए भी पैक करवा कर ले आती हैं। शाम का वक्त होता है, घर पर सभी लोग बैठे होते हैं। मम्मी, आज आपके हाथ में क्या है? लगता है आप कुछ खाने को लेकर आई हो। हाँ मेरे राजा बेटा, मैं आज तेरे लिए कढ़ी चावल लेकर आई हूँ। बेटा तुम तो काम देखने के लिए गई थी, काम मिलाया नहीं, और ये कढ़ी चावल कहाँ से ले आई? माँ जी काम तो नहीं मिला, लेकिन परमात्मा की दया से आज शाम के खाने का इंतजाम तो हो ही गया। आप सब लोग जल्दी से बैठ जाइए, हम तीनों मिलकर खाना लगा देते हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी पारस हाथ में लस्सी की बोतल लेकर घर आता है। अजी आज फिर लस्सी ले आए, लगता है आपके मालिक तो आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, लोग लस्सी कम खरीद रहे हैं, इसलिए मालिक ने कहा है कि जो लस्सी बच जाती है उसे तुम रोज अपने घर ले जाया करो। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, आइए आप भी बैठिए, आज तो हम सब एक साथ खाएंगे। सभी लोग मिलकर कड़ी चावल खाते हैं। न जाने हम अपने ही घर में कढ़ी चावल कब बनाएंगे, कभी पड़ोसन कभी भंडारे से ही परमात्मा के दिन से ये सब खाने को मिल रहा है। हमारी किस्मत में तो घर का बना कढ़ी चावल जैसे है ही नहीं। माँ जी आप ऐसा मत बोलिए, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम तीनों सोच रहे थे कि अपना एक छोटा सा कढ़ी चावल का ढाबा ही खोल लेते हैं। आज हम काम देखने गए थे तो सच में पूरी बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ कढ़ी चावल वालों के यहाँ पर ही थी। माँ जी आप मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाओगी ना तो सच में उंगलियां चाटते रह जाओगी। बहू इसमें तो कोई शक नहीं है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुमने अपना काम करने का बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। माँ ये लीजिए पैसे, उम्मीद है कि इनसे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। मुझे और मेहनत करनी होगी जिससे घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। पायल बहू ये पैसे लेकर सबसे पहले अपने ससुर जी की दवाई ले आना, जो पैसे बचे उनसे घर का थोड़ा राशन भी ले आना। तीनों बहुएं स्टोर पर जाकर दवाई लाती हैं। दीदी चलिए ना दुकानदार के यहाँ से राशन भी ले लेते हैं। तीनों राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। देखिए आज तो बड़े दिनों बाद दर्शन हुए तुम तीनों के, जल्दी से पैसे निकालो। इतने दिनों से मेरे यहाँ से उधार राशन ले जाती हो और पैसे नहीं देती हो। ये लीजिए आपके पैसे, आपका पूरा हिसाब तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पैसे जमा कर दिए हैं। अब हमें थोड़ा राशन दे दीजिए, इस बारिश के चलते बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों, मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है? चलो अब तुमने कुछ पैसे दे दिए हैं तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। बताओ क्या क्या चाहिए। दीदी क्यों ना हम घर पर कढ़ी चावल बनाने का सामान ले चले, सब घर वालों का बहुत मन है कि घर का बना कढ़ी चावल खाएं। भैया हमारे लिए थोड़ा सा चावल, बेसन, तेल, कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची और सूखे मसाले दे दीजिए। तीनों सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पारस भाई ये क्या हो रहा है आजकल? मेरी लस्सी लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। कहीं तुम किसी चीज में कमी तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं मालिक, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बारिश की वजह से ठंड महसूस हो रही है, इसी वजह से लोग कम लस्सी लेना पसंद कर रहे हैं, जिससे सारी लस्सी बिना बिके ही वापस आ जाती है। हाँ ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। अभी तो जो लस्सी बची है तुम उसे घर ले जाओ। पारस बची हुई खट्टी लस्सी लेकर घर आता है। उधर तीनों बहुएं बैठी होती हैं। अजी आपने तो सही समय पर लस्सी ला दी, हम तो कढ़ी चावल बनाने की सोच ही रहे थे। अरे बस फिर आज घर में कढ़ी चावल बनेंगे। तीनों बहुएं कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करने लगती हैं। पायल चूल्हे में आग जलाकर कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें तेल गरम करके सूखी लाल मिर्च, हींग, लौंग और मेथी का तड़का लगाती है। वहीं सोनी सिलबट्टे पर सारे खड़े मसाले पीस रही होती है और शालू एक बड़े बर्तन में लस्सी और बेसन को अच्छी तरह से मिला रही होती है। पापा आज तो हमारे घर कढ़ी चावल बन रहे हैं, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। तभी वहाँ पड़ोसन ममता आती है। अरे वाह कितनी अच्छी कढ़ी की खुशबू आ रही है बहू, सच में तुम्हारी कढ़ी की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल रही है। आंटी जी आप भी बैठिए और बारिश के मौसम में हमारे हाथ के बने चटपटे कढ़ी चावल का स्वाद जरूर लीजिए। पूरा परिवार और ममता एक साथ बैठकर कढ़ी चावल खाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल नहीं खाए। बहू तुमने इसमें कौन कौन से सीक्रेट मसाले डाले हैं? अरे यही तो हम तीनों बहुओं का राज है, अगर बता दिया तो हमारे कढ़ी चावल का स्वाद भी दूसरों जैसा हो जाएगा। ममता कढ़ी चावल की तारीफ करते हुए वहां से चली जाती है। सभी लोग बैठे होते हैं। अजी सुनते हो, मैं आज राजू हलवाई की दुकान पर काम पूछने गई थी। वो कह रहा था कि मुझे काम मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि कल से ही शुरू कर दूं। शालू मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें काम करना पड़े, लेकिन घर की सारी मुश्किलें सामने हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कल से ही काम पर चली जाना। सभी लोग बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह शालू राजू हलवाई की दुकान पर पहुंचती है।
राजू हलवाई की दुकान पूरे शहर में कड़ी चावल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर होती है। वो उसमें एक सीक्रेट मसाला डालता है। अरे भाई राजू भाई, तुम्हारे कड़ी चावल ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। आखिर कौन से मसाले डालते हो, हमें भी बता दो। अरे भाई मैं क्यों बताऊं, मुझे अपना धंधा चौपट थोड़े ना करवाना है। वहीं काम कर रही शालू राजू के कड़ी चावल का टॉप सीक्रेट जान लेती है। शाम को वो काम से घर आती है। राजू उसे दिन भर की मजदूरी भी दे देता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। शालू, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? दीदी ये लीजिए मेरी आज की पहली कमाई। और दीदी मैंने तो सोच लिया है कि हम भी अपना एक छोटा सा कड़ी चावल का ढाबा खोलेंगे। बहू, अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत और जज्बा है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। माँ जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन ये बताइए इतना काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी हालत में तो कोई हमें पैसा देगा भी नहीं। देखिए भाभी, मैं रोज आपको लस्सी लाकर दिया करूंगा और आप ममता आंटी से पैसे की बात कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको मनाए नहीं करेंगी। पारस की बात सुनकर तीनों बहुएं उसी समय ममता के घर चली जाती हैं। बहू, आज कैसे आना हुआ? आओ बैठो। आंटी जी, आज हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हम अपना एक छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी मदद चाहिए। हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। ठीक है बहू, ले जाओ और भगवान करे तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। तीनों बहुएं घर लौट आती हैं। बहू, अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए हैं। अब वक्त है कि तुम अपने सपनों को साकार करना शुरू कर दो। जाओ दुकानदार के यहाँ से सारा सामान ले आओ। तीनों बहुएं दुकान पर जाती हैं और बासमती चावल, बोरा, राई, कड़ी पत्ता, खड़े मसाले, बेसन और बाकी सारा सामान खरीदती हैं। तभी वहाँ पड़ोसन सरोज आ जाती है। अरे वाह, आज तो तुम बड़े महंगे महंगे सामान खरीद रही हो। लगता है कोई लॉटरी लग गई है। आंटी जी, लॉटरी नहीं लगी, बस एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं घर लौट जाती हैं। शाम का वक्त होता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। मम्मी, आप अपना खुद का कड़ी चावल का ढाबा खोलने वाली हो? मैं तो सबको बताऊंगा कि अब हमारे घर रोज कड़ी चावल बनेंगे। चिंटू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई में चूल्हा जलाकर कड़ी चावल बनाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गर्म पानी करके बासमती चावल पकाती हैं और उनके ऊपर घी और लौंग डालती हैं, जिससे चावल खिलकर तैयार हो जाते हैं। दीदी, मैं तड़के लगाने का सामान तैयार कर लेती हूँ। सोनी हींग, लौंग, मेथी, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। फिर एक अलग थाली में प्याज के पकौड़े, सोयाबीन के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाकर कड़ी में डाले जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। साथ ही टमाटर उबालकर सिलबट्टे पर पीसकर स्वादिष्ट चटनी भी तैयार कर ली जाती है। दीदी, ये सारी चीजें तो तैयार हो गई। मैं जल्दी से हरी मिर्च का अचार बना लेती हूँ। कड़ी चावल के साथ हरी मिर्च का अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तीनों बहुएं मिलकर पूरी लगन से कड़ी चावल तैयार करती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों बहुओं के चटपटे कड़ी चावल सब लोगों को पसंद आएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कहानी का अंत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। हम तीनों भाई कड़ी चावल बेचने के लिए जाएंगे। तीनों भाई साइकिल पर कड़ी चावल बेचने निकल जाते हैं। बारिश की वजह से उन्हें साइकिल पर कड़ी चावल बेचने में काफी परेशानी होती है। वो एक फैक्ट्री के बाहर अपनी साइकिल खड़ी करके कड़ी चावल बेचने लगते हैं। अरे भाई वाह, कम दाम में 3 बहुओं की रसोई के चटपटे कड़ी चावल। आहा, तुम्हारी कड़ी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भैया जल्दी 1 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में तीनों भाई सारे कड़ी चावल बेच देते हैं और खुशी खुशी घर लौटने लगते हैं। रास्ते में बारिश की वजह से उनकी साइकिल फिसल जाती है, जिससे सारे बर्तन नीचे गिरकर गंदे हो जाते हैं। तीनों भाई भीगते हुए घर पहुंचते हैं। अजी, बताइए ना, आज आपका काम कैसा रहा? अरे, काम तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बारिश की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। भैया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक पुरानी ऑटो ले लें और उसे ही चलती फिरती फूड फैक्ट्री बना लें। अरे, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भाई हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि हम अपने ऑटो खरीद सकें। अजी, अब तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। क्यों ना आप ऑटो मालिक के पास जाकर उसकी पुरानी ऑटो किराए पर ले लें। हमारा काम भी अच्छे से चलेगा, बारिश में कड़ी चावल की बिक्री भी अच्छी होगी और ग्राहक भी आराम से गर्मा गर्म चटपटे कड़ी चावल खा पाएंगे। ठीक है भाभी, हम कल सुबह ही ऑटो मालिक के पास जाते हैं। अगली सुबह सोनू और मंजुला ऑटो मालिक के पास जाते हैं। दोनों भाइयों को फिर से एक साथ देखकर प्रीतम का मुंह बन जाता है। अरे आ गए तुम दोनों फिर मुंह उठाकर। बताओ आप किस काम से आए हो? मालिक, हमें माफ कर दीजिए। आज हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमें हमारी पुरानी सैलरी नहीं चाहिए, बस आपकी पुरानी ऑटो किराए पर चलानी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आधी कमाई मुझे ला कर देना। ये लो पुरानी मेरी खटारा ऑटो की चाबी। दोनों भाई पुरानी ऑटो को कबाड़ी के यहाँ लेकर जाते हैं। अरे भाई, ये क्या कबाड़ उठाकर ले आए हो? कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ।
थोड़ा तेल लगेगा और बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी। भैया जो करना है कर दीजिए। दोनों भाई ऑटो ठीक करवा कर पैसे देकर घर लौट आते हैं। उधर तीनों बहुएं चूल्हे पर कढ़ी चावल बना रही होती हैं। लीजिए, आप ऑटो भी ले आए। अब देखिए हमारा काम कितने अच्छे से चलेगा। अभी रुकिए, मैं बड़े बड़े अक्षरों में 3 बहुओं की रसोई चटपटे कढ़ी चावल लिखकर ऑटो पर लगा देती हूँ। पायल बोर्ड तैयार कर देती है। सोनी और शालू मिलकर कढ़ी चावल बनाती हैं। फिर दोनों भाई कढ़ी चावल ऑटो में रखकर बेचने निकल जाते हैं। उधर पारस लस्सी का काम करता है और शाम को कढ़ी चावल बेचने में मदद करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। 3 बहुओं की रसोई के चटपटे कढ़ी चावल वाले चलती फिरती ऑटो फूड फैक्ट्री पर लोगों की भारी भीड़ लगने लगती है। भाई साहब, आज से पहले मैंने ऐसे कढ़ी चावल नहीं खाए। आखिर ये कढ़ी चावल कौन बनाता है? अरे भाई साहब, ये तो हमारे घर की तीनों बहुओं के हाथों का जादू है। ये सब उन्हीं की वजह से हो पाया है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हमारे घर के लिए भी पैक कर दीजिए। सोनू उनके लिए कुछ ही देर में पूरा खाना बिक जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और पूरे शहर में 3 बहुओं की रसोई के चटपटे कढ़ी चावल की चर्चा होने लगती है। शाम का वक्त होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे माँ, आज मैं पिताजी की दवाई भी ले आया हूँ और घर के खर्च के लिए भी हमारे पास पैसे हैं। अजी, सबसे पहले मुझे पैसे दीजिए। मैं ममता आंटी के उधार के पैसे वापस करके आती हूँ। पायल ममता के पैसे वापस कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कढ़ी चावल का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। दीदी, अब तो हमारे पास पैसे आ गए हैं। हमें अपने घर की छत भी ठीक करवा लेनी चाहिए। हाँ दीदी, क्यों नहीं। अब तो परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे पूरा परिवार अपना घर भी ठीक करवा लेता है और उनके हालात सुधरने लगते हैं। एक दिन सभी लोग साथ बैठे होते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अब अपनी खुद की नई ऑटो खरीद लें और उसी पर अपनी फूड फैक्ट्री चलाएं। साथ ही ऑटो मालिक और दुकानदार का सारा उधार भी चुका दें। हाँ भैया, अब हमें अपनी खुद की ऑटो ले लेनी चाहिए। पूरा परिवार अपनी खुद की नई ऑटो खरीद लेता है। उस पर 3 बहुओं की रसोई का नाम लिखवाकर कढ़ी चावल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो कई बेरोजगार लोगों को भी काम पर रख लेते हैं और उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ जाता है। एक दिन पारस प्रताप को फोन करता है। मालिक, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। हमने अपना छोटा सा चटपटी कढ़ी चावल का चलती फिरती फूड फैक्ट्री वाला काम शुरू कर दिया है। अब मैं उसी में मदद करना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूँ, लेकिन इस तरह तो तुम मेरा भी धंधा चौपट कर दोगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे पूरे दिन यहाँ पर काम करो, लेकिन कम से कम एक वक्त लस्सी बेचने का काम कर लिया करो। हाँ मालिक, मैंने आपके यहाँ इतना काम किया है, एक वक्त के लिए आना तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं सुबह के समय पर लस्सी बेचने जाया करूंगा और शाम के समय अपने घर के कढ़ी चावल के काम को आगे बढ़ाऊंगा। इतना कहकर पारस फोन रख देता है। सभी लोग आज खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। शाम का वक्त होता है। सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी सोनू, भाई, एक वक्त था जब हम छोटे छोटे काम के लिए तरस रहे थे। शुक्र है कि हमारी बहुओं ने कुछ अच्छा करने की ठानी और उसे सच करके दिखा दिया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है और अपनी ऑटो फूड फैक्ट्री के काम से झुग्गी झोपड़ी वालों को भी रोजगार देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 3 बहुओं के चटपटे कढ़ी चावल ने सिर्फ उनके परिवार की ही गरीबी को दूर नहीं किया, बल्कि कई लोगों का पेट भरने के साथ साथ उन्हें रोजगार भी दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या मुश्किल समय में सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर रहना सही है, या फिर इन बहुओं की तरह खुद आगे बढ़कर अपना रास्ता बनाना चाहिए?